सही कहा आपने। मैं थोड़ा आईडीबीआई का आपको बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। आईडीबीआई का जन्म इसलिए हुआ था कि इस देश के अंदर 1976 के 76 में पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन आईडीबीआई बैंक ने अपना जन्म होने के बाद इस देश के अंदर चाहे इस्पात हो, चाहे बड़ा बड़ा भाखड़ा नांगल जैसा डैम हो, एयरपोर्ट हो, अपनी लोहा की कंपनी है, सभी का जो आज आप देख रहे हो डेवलप इंडिया, ये बिकॉज ऑफ द आईडीबीआई बैंक ओनली, क्योंकि आईडीबीआई बैंक ने ही इस डेवलपमेंट को लोन दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्रवन न्यूज राज के साथ। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, ये दिखाइए, यूनाइटेड फोरम ऑफ आईडीबीआई ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज। ये एक धरना है, ये धरना नहीं कह सकते आप, एक कह सकते हैं आंदोलन है। आंदोलन क्या, सरकार के निजीकरण का लगातार आम आदमी शिकार हो रहा है, एम्प्लॉय शिकार हो रहे हैं। लगातार सरकार की नीतियां जो है धत्ते पे जा रही हैं और लगातार जो है मतलब सरकार विकास की जगह पर विनाश को करते हुए दिख रही है। कॉर्पोरेटर का तो ध्यान रख रही है, लेकिन मिडिल क्लास और भी मिडिल क्लास से जो जुड़े हुए तंत्र हैं, जैसा कि अभी आपने देखा बीएसएनएल को, बीएसएनएल सरकारी उपक्रम थी, लेकिन उसको फिर से दोबारा आने के लिए बाध्य होना पड़ा। निजीकरण से लोग परेशान हो गए और अपना सिम बदलना लोगों ने शुरू कर दिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये जो है इंडस्ट्री के लिए इसका जन्म किया गया था, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए जन्म दिया गया था इसको, लेकिन वो भी निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है। ये इतनी घातक बात है। आइए हम वहाँ इस आंदोलन के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति से बात करते हैं। मैं रत्नाकर वानकर हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया आईडीबीआई एम्प्लॉयज एसोसिएशन हूँ, जहाँ पर कि हमारी कर्मचारियों की और ऑफिसर्स की 18,000 की संख्या है, उनका मैं जनरल सेक्रेटरी। आज का जो प्रदर्शन है, सही कहा आपने। मैं थोड़ा आईडीबीआई का आपको बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। आईडीबीआई का जन्म इसलिए हुआ था कि इस देश के अंदर 1976 के 76 में पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन आईडीबीआई बैंक ने अपना जन्म होने के बाद इस देश के अंदर चाहे इस्पात हो, चाहे बड़ा बड़ा भाखड़ा नांगल जैसा डैम हो, एयरपोर्ट हो, अपनी लोहा की कंपनी है, सभी का जो आज आप देख रहे हो डेवलप इंडिया, ये बिकॉज ऑफ द आईडीबीआई बैंक ओनली, क्योंकि आईडीबीआई बैंक ने ही इस डेवलपमेंट को लोन दिया है। 1991 के बाद जब भारत देश के अंदर ग्लोबलाइजेशन की जो तस्वीरें यहाँ पर आई, तो उस टाइम पर बाकी बैंकों ने लोन देना शुरू किया। जहाँ तक हम जो कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट का जो 3.0 सेशन था, हम सोच रहे थे कि इस देश को और बैंकिंग के लिए कुछ ना कुछ अच्छा आएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि आफ्टर दी 2015 इस सरकार ने कई बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने की नीति अपनाई और उसमें आईडीबीआई अग्रेसर है। 2015 में जब अरुण जेटली जी ने आईडीबीआई को प्राइवेट करने के लिए डिक्लेयर किया, तभी से हम लोग इस आंदोलन में जुड़े और हम लोग ये चाहते हैं कि किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर गवर्नमेंट का नहीं, कॉमन लोगों का पैसा होता है। पब्लिक सेक्टर बैंक यहाँ के काश्तकारों को, यहाँ के छोटे मोटे मजदूरों को, यहाँ के छोटे मोटे कारखानदारों को लोन देती है। किसी भी और जो सरकार की नीतियाँ है, चाहे जनधन योजना हो, चाहे अटल योजना हो, चाहे कोई भी सरकार की योजना हो, वो सिर्फ सरकारी बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक ही लागू करती है। प्राइवेट सेक्टर बैंक इसमें बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेती है। इसलिए कॉमन लोगों का इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट नहीं करना चाहिए, और इसी मंशा से हम लोग यहाँ पर आज दिल्ली में धरना देने आए हैं। और अगर गवर्नमेंट ने ये अपना स्टैंड नहीं बदला तो पूरे देश में बैंकिंग के सभी बैंकिंग्स एआईबीआई की ओर से हम लोग इस सर, ये आंदोलन कितने सालों से आप लोग कर रहे हैं? सही पूछा आपने। जब 2015 में, उसके पहले भी 2003 में जब आईडीबीआई बैंक का कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ था, तब भी हमने आंदोलन किया था। और उस टाइम पर गवर्नमेंट के अंदर जसवंत सिंह फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट ये अश्योरेंस दिया है कि इस बैंक का कभी भी शेयर होल्डिंग 51% से नीचे नहीं आएगा। इतना अश्योरेंस पार्लियामेंट में देने के बावजूद आज 2015 से ये सरकार इस बैंक को प्राइवेटाइजेशन करने के पीछे पड़ी हुई है। और यही हमारी डिमांड है कि इस देश के अंदर बहुत से प्राइवेट बैंक है, तो
जो बैंक प्रॉफिट में है तो उसको क्यों आप प्राइवेट करना चाहते हो? अगर हम प्रॉफिट लेके गवर्नमेंट को हमारा जो लाभांश देते हैं, हमारा प्रॉफिट देते हैं, तो पिछले 2 सालों से हम लोग गवर्नमेंट को दे रहे हैं। इस साल भी 733 करोड़ का लाभांश हमने मैडम निर्मला सीतारमण को दिया है। तो हम यही चाहते हैं कि हम प्रॉफिट में होने के बाद हमें क्यों प्रॉफिट किया जा रहा है? तो लाभांश के बावजूद भी सरकार जो इस तरह की मतलब नीतियां अपना रही है, जिस पे काम करना चाहिए उस पे काम नहीं कर पा रही है, जिस पे नहीं काम करना चाहिए उसको जबरदस्ती काम करने की कोशिश की जा रही है, और तो और लोगों की जो है मनोवैज्ञानिक रूप से जो है दबाव बनाया जा रहा है और उनको कहीं ना कहीं सुरक्षा से वंचित किया जा रहा है। इसके बारे में आपने सही कहा। इस देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या आजकल बेरोजगारी है और इस बैंक के अंदर तकरीबन 18,000 क्लास 3 क्लास 4 ऑफिसर रहते हैं। इस बैंक को प्राइवेट करके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनको बेरोजगार बनाना चाहती है। हमारी ये डिमांड है बैंक गवर्नमेंट से कि इस बैंक के अंदर और भी शाखा खुलनी चाहिए। उस शाखाओं के अंदर नए रिक्रूटमेंट आना चाहिए और बेरोजगार लोग जो बाहर है, ग्रेजुएट है, एमबीए है, उन लोगों को परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देके गवर्नमेंट को इस बेरोजगारी को थोड़ा कम करने में मदद करना चाहिए। इससे उल्टा वो जो आज जो एम्प्लॉयड है लोग, उनका एम्प्लॉयमेंट छीन के उनको भी बेरोजगार ये सरकार करना चाहती है। तो सर चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? हम आपके माध्यम से देश के फाइनेंस मिनिस्टर को और इस गवर्नमेंट को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है वो सभी प्रॉफिट में है, अच्छा काम कर रही है, उनको प्राइवेट में ना डाला जाए। प्राइवेट काम करने के लिए बहुत से लोग हैं, बहुत से प्राइवेट लास्ट 2 साल 4 साल के अंदर तकरीबन 25-30 प्राइवेट बैंकों को और इस बैंक के अंदर तकरीबन 18,000 क्लास 3 क्लास 4 ऑफिसर रहते हैं। इस बैंक को प्राइवेट करके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनको बेरोजगार बनाना चाहती है। हमारी ये डिमांड है बैंक गवर्नमेंट से कि इस बैंक के अंदर और भी शाखा खुलनी चाहिए। उस शाखाओं के अंदर नए रिक्रूटमेंट आना चाहिए और बेरोजगार लोग जो बाहर है, ग्रेजुएट है, एमबीए है, उन लोगों को परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देके गवर्नमेंट को इस बेरोजगारी को थोड़ा कम करने में मदद करना चाहिए। इससे उल्टा वो जो आज जो एम्प्लॉयड है लोग, उनका एम्प्लॉयमेंट छीन के उनको भी बेरोजगार ये सरकार करना चाहती है। तो सर चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? हम आपके माध्यम से देश के फाइनेंस मिनिस्टर को और इस गवर्नमेंट को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है वो सभी प्रॉफिट में है, अच्छा काम कर रही है, उनको प्राइवेट में ना डाला जाए। प्राइवेट काम करने के लिए बहुत से लोग हैं, बहुत से प्राइवेट लास्ट 2 साल 4 साल के अंदर तकरीबन 25-30 प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस इन्होंने दिया हुआ है, उनको प्राइवेट में काम करने दीजिए। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसको पब्लिक के लिए, यहाँ के काश्तकारों के लिए, यहाँ के छोटे मोटे मजदूरों के लिए जो लोन देती है गवर्नमेंट सब्सिडी के नाम पे, वो रहने दीजिए और किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक का इन्होंने प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए। ये हमारी उनसे डिमांड है। तो मतलब आपका कहने का मतलब व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा सुविधाजनक बनाना। यस, आप सही कह रहे हैं कि व्यवस्था को सुविधाजनक एम्प्लॉय के लिए नहीं, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के बेरोजगार युवाओं के लिए, यहाँ पर जो लोग अभी भी काश्तकार है, जो लोग छोटे मोटे उद्योग धंधे करता है, उन लोगों के लिए सुविधाजनक बनाना चाहिए। ना कि इसको प्राइवेट बनाने के बाद जो प्राइवेट बनाने वाला है वो काश्तकार को तो लोन नहीं देगा, वो हमारे जो स्टूडेंट है उसको तो एजुकेशन लोन नहीं देगा, जो हमारे छोटे मोटे कारीगर है उनको तो लोन नहीं देगा। वो तो इस बैंक को खरीदने के बाद इससे से ज्यादा प्रॉफिट कैसे लिया जाएगा ये सोच के या तो इसकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां बेच देगा या तो इस अपना जितना खरीदा है उससे ज्यादा प्रॉफिट लेके यहाँ से निकल जाएगा और ये हमारे सभी यहाँ की कॉमन जनताओं को मझधार में छोड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि कॉमन जनता को मझधार में ना छोड़े, हमारे देश के अंदर जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार दे और जो काश्तकार है उनके लिए जो हमारी बैंक छोटा मोटा लोन देती है वो बरकरार रखना चाहिए। ये हमारी गवर्नमेंट से डिमांड है। बहुत बहुत इनका तो आपने देखा कि किस तरह से हमने इन आम जनता से संबंधित मुद्दों को रखने का प्रयास किया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है
और लगता है कि एक जन क्रांति बनकर हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसकी अगली कड़ी भी बनाएंगे। देखते रहिए आप लास्ट वन राज के साथ।